हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन न्यूक्लियाई। ओके, दिस विल बी द सेकेंड लेक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। हाँ, तो अभी तक हम देख चुके हैं कि न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियाई कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रियॉन्स। ओके, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा था। न्यूट्रियॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मास नंबर। और मास नंबर में आप यदि AMU लिख दें आगे तो वो क्या बन जाता है, मास बनता है, अप्रॉक्सीमेटली मास बन जाता है। ये सारी चीज़ें थी दुनिया और दारी दोनों में। ओके, तो चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। देखो क्या हुआ, एक्चुअली में देखा गया, ओके, कि जो न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, कहीं कहीं कुछ कुछ एटम्स में ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अब क्या करा गया, सबसे पहले तो ये सोचा गया कि ये अनस्टेबिलिटी क्यों है, और ये सोचने से पहले ये पता करा गया कि ये कैसे प्रूफ हो कि अनस्टेबल है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि भैया जो यूरेनियम का मैं यदि कोई एटम लूँ, ओके, कोई भी मटेरियल लूँ यूरेनियम का, ओके, मैं यदि उसको रैप कर दूँ, ठीक है, ब्लैक पेपर से रैप कर दिया उसको, उसके बाद उसके पास सिल्वर फॉइल लगा दी, ठीक, और उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट लगा दूँ। उसने ये अरेंजमेंट किया था पूरा, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दूँ तो यहाँ पे मुझे स्पेक्ट्रम्स दिखते हैं, कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं यहाँ पे, और ये स्पॉट्स जो थे वे अभी तक के सबसे डिफरेंट स्पॉट्स थे। मतलब जितना भी स्पेक्ट्रम हम देख पा रहे थे उनसे सबसे डिफर थे ये। क्यों? क्योंकि देखो उसने क्या किया, उसने ब्लैक कमरा कर दिया एकदम। ब्लैक का मतलब पुताई ब्लैक नहीं की, मतलब उसने कहीं से भी कोई बिजली ना आ सके अंदर, कुछ भी लाइट ना आ सके, कोई रेडिएशन अंदर ना आए। ओके, ऐसा सब उसने सिस्टम किया, तब ये काम किया। मतलब बाहर से कुछ नहीं आ सकता था, अंदर से ही आ सकता था, यूरेनियम के अंदर से। तो देखा गया कि ये ब्लैक स्पॉट हो रहा है, सारा का सारा जिम्मा किसके गया, यूरेनियम पे, कि यूरेनियम का कांड है। ओके, और ये जो स्पेक्ट्रम था ये इलेक्ट्रॉन से आ नहीं सकता था, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ नहीं थी इसमें। ठीक है, तो बोला गया कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये आया है न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस से। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या था इसके पीछे। ठीक है, बोला गया कि जो भारी भारी एटम है, ऑब्वियसली बात है, देखो पहले तो बताऊं मैं आपको, पहले क्या कहा गया कि जिन एटम्स में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल है वो स्टेबल हैं, शुरुआत में कहा गया था ये, और जिसमें नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं है वो है अनस्टेबल। इक्वल का मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी चलेगा, 19-20 चलेगा। ठीक है, तो वे क्या होंगे, स्टेबल होंगे। जैसे कि इसका सोडियम का, सोडियम के जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है उसमें 11 प्रोटॉन और
12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना। जैसे आर्गन का हमने कल एग्जाम्पल लिया था 18 और 22 का, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थे। तो इन चीज़ों को देखा गया, ओके। तो बताया क्या कि भैया जहाँ पे एन और पी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है वो अनस्टेबल है। हालांकि ये बाद में जो बात थी वो गलत साबित हुई, ठीक है। लेकिन शुरुआत में यही लेके चले कि भैया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लिया हीलियम को लिया, सबसे आसान हीलियम को ले लिया। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, भगा रहे होंगे एक दूसरे के दूर। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल्स होंगे। लेकिन तब भी हीलियम का जो एटम है वो, और सॉरी न्यूक्लियस है, वो स्टेबल है। क्यों है? यहाँ से कॉन्सेप्ट है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे और कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा, केवल यही 2 फोर्स दिख रहे हैं, प्रोटॉन 1 और प्रोटॉन 2 के बीच में, वो भी रिपल्सिव फोर्स है, मतलब बाहर की तरफ फैलाएगा। मतलब न्यूक्लियस को तो हट जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 2, तो वो भी क्या कर रहे होंगे, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहे होंगे। हालांकि प्रोटॉन उनको अपनी तरफ खींच ले वो बात अलग है, लेकिन प्रोटॉन को भी अब अपनी तरफ, देखो प्रोटॉन पे 2 फोर्सेज लग रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में। प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं बाहर की तरफ, और एक इलेक्ट्रॉन भी लगा रहा है, उनको अपनी तरफ बुला रहा है। प्रोटॉन भी उसे इलेक्ट्रॉन के पास भेजना चाह रहा है, लेकिन तब भी हीलियम का जो एटम है वो स्टेबल है। क्यों है? ध्यान से देखो ना इस चीज़ को, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियर फोर्स का, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियर फोर्स का। इसको हटा देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर फोर्सेस से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया न्यूक्लियर फोर्स का। किसका? न्यूक्लियर फोर्स का, कि भैया न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो आपके परखच्चे उड़ा दे, जो ना हो आप ख़त्म हो जाए, और जो ज़्यादा हो जाए तो भी आप ख़त्म हो जाए, वो ऐसी चीज़ है। न्यूक्लियर फोर्स ऐसी चीज़ है कि जब 2 प्रोटॉन्स बहुत पास आ जाएं, अपने एक दूसरे के पास आओ, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाने लगते हैं अपनी, मतलब इनका जो रिपल्सिव नेचर था वो वीक पड़ जाता है। हालांकि रिपल्सिव फोर्स अभी भी लगता है, बट जो रिपल्सिव नेचर था इनका एक दूसरे के प्रति वो कम हो जाता है, और अट्रैक्टिव नेचर ज़्यादा आने लगता है। अट्रैक्टिव नेचर ज़्यादा आने लगता है, ये चीज़ देखी गई, ठीक है। और ये चीज़ न्यूट्रॉन्स में भी देखी गई, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स में ही देखी गई। न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि बहुत पास है। आपको बताया मैंने 10⁻15 फॉर्मी। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि R = R0 × A⁻3/1/3, ये बताया था फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे R0 की वैल्यू लिख लेना आप लोग। ओम हरिओम। R0 की वैल्यू थी 1.2 × 10⁻15 फॉर्मी, ठीक है। और जो डेंसिटी आई थी कल, उसकी वैल्यू थी, उसका फॉर्मूला जो वैल्यू आएगी 2.3 × 10⁻17 kg/m³। ये आएगी, कल लिख लेना इस चीज़ को, ओके। बुक में मिल जाएगा आपको। तो ध्यान से सुनो क्या मैं बोला, कि साइज बहुत छोटा है, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बहुत एक दूसरे के पास हैं। तो देखा गया कि न्यूट्रॉन्स भी न्यूट्रल नहीं है एक दूसरे के लिए, वो भी एक दूसरे को पास आओ गीत गा रहे हैं, ठीक है, पास बुला रहे। और ये चीज़ देखा गया, और ध्यान से सुनो अभी चीज़ें देखो कैसे कैसे ये चीज़ देखी गई कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ गए? यहाँ पे चीज़ें ही बदल गई, दुनियादारी, मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, तारीख बदल गई, है ना। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तारीख बदल गई, ठीक। पाकिस्तानी भाव, ओके। ये चीज़ देखी गई। अब क्या हुआ, ये रिपल्सिव फोर्स जो था प्रोटॉन्स के बीच में जो लग रहा था, प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, वो वीक पड़ गया, हल्का हो गया। वो क्या हो गया? वीक हो गया, वीक पड़ गया। उसके वीक पड़ जाने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स तगड़ा हो गया, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया।
कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि भैया जिसका न्यूक्लियर फोर्स इक्वल टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स जिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स के इक्वल है वो न्यूक्लियस इक्वल है। यहाँ से वो कॉन्सेप्ट हटा दिया गया कि n = p है तो अब ये स्टेबल होगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या मतलब है n = p होगा, n तो न्यूट्रल है, उनसे क्या मतलब है। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि भैया जब हम बहुत ज़्यादा नियर पास आ जाते हैं तो हम दुश्मन भी हों, दुश्मन को भी यदि, एक कहानी है हमारे यहाँ बहुत फेमस है, आपके यहाँ पता नहीं है कि एक सास थी और 2 बहुएं थी। अब क्या होता था कि 2 बहुएं आपस में बहुत लड़ती थी, सास की बहुत तारीफ़ करती थी लेकिन आपस में बहुत लड़ती थी, लाइट भाग गई। ओके, तो एक दिन सास ने परेशान होकर दोनों को क्या कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, 4-5 घंटे बाद आई, खोला तो दोनों बहुएं दोस्त हो गई, बहुत अच्छे से, सारे मन मुटाव दूर, बहुएं दोस्त बन गई, लेकिन सास की बैंड बज गई। ठीक है, हाँ, तो वे सास की दुश्मन हो गई, फिर सास का, ठीक समझ रहे होंगे क्या होगा। तो वही चीज़ है कि देखो जब दुश्मन बहुत पास आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, तो वो दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, प्रोटॉन एक दूसरे के दुश्मन थे क्योंकि वे दे आर रिपलिंग ईच अदर। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा था कि भैया प्रोटॉन बहुत ज़्यादा पास में आ गई, 10⁻⁻15 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस है ही नहीं, वी कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, और सॉरी माइक्रोस्कोप भी नहीं भैया, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब अंदर चले जाओ एकदम, वहाँ जाके आपको खुद दिखेगा कि हाँ भैया हाँ दोनों अलग अलग हैं। इतने ज़्यादा चिपक गए, तो इतने ज़्यादा पास में आ गए तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे भी नियम कानून टूटते हैं। ऐसा नहीं कि इंसानों में ही है कि इंसान मतलब अपोजिट नेचर ही पसंद आता है ना, सेम नेचर भी। ठीक, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग गया कि भैया प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। और यहाँ पे ये भी बात पता चली कि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूट्रल हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उनके पास भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाने का नेचर है जो कि चार्ज से रिलेटेड नहीं है। याद रखना ये कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। इससे मतलब नहीं है चार्ज से कि कितना किस पे चार्ज है, ये अपना लगाएगा फोर्स। ओके, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन द वर्ल्ड, ये याद रखना है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो जिस न्यूक्लियर में ये न्यूक्लियर फोर्स इक्वल हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स, एंड द न्यूक्लियर विल बी स्टेबल ऑफ दैट एटम। ठीक, देखा गया, राम कहानी है, सुनते जाओ। देखा गया कि हम अभी तक ऑलमोस्ट 1500 टाइप के एटम ढूंढ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास अभी तक कितने एटम हो चुके हैं दुनिया में? 1500 टाइप के एटम। हालांकि मटेरियल उतने नहीं है, एटम है। ठीक है, मतलब आइसोटॉप मिला के भी। ठीक है, बेसिकली आइसोटॉप्स ही होता है। ओके, तो 1500 आइटम हम ढूंढ चुके हैं। उनमें से कितने स्टेबल हैं? केवल 260 स्टेबल्स ओनली, मात्र केवल नाम मात्र के 260 लोग स्टेबल है। मतलब ऑलमोस्ट यदि बात करी जाए तो 1440 आइटम आर अनस्टेबल, 1440 अनस्टेबल एटम। अब इतने सारे एटम स्टेबल हैं, ठीक है, और उसमें भी देखा गया कि जो बिस्मिथ था, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका जो एटॉमिक नंबर 83 होता है और एटॉमिक मास 200 है, लाइट आ गई, तो ये लास्ट हैवीएस्ट स्टेबल एटम है। मतलब इसके बाद तो कोई है ही नहीं, ये सबसे लास्ट है। ठीक है, बिस्मिथ। ओके,
इसके बाद ख़त्म कहानी। इसके बाद जो भी आप उठाओ, ओ माय गॉड, इसके बाद जो भी उठाओगे वो क्या मिलेगा आपको? अनस्टेबल एटम मिलेगा। ओके, तो ये कहानी है, उतार लो इस कहानी को, जो भी उतार सकते हो। अभी केवल मैं राम कहानी सुना रहा हूँ आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में, हटा दूँ मैं। ओके, कहानी यहाँ पे ही शुरू नहीं होती और यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती कहानी। तो यहाँ से यहाँ से तो शुरू होती है कहानी, यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कहानी। ओके, अरे देखो, चीज़ें बदलती हैं। यदि मैं बात करूं रेडियो एक्टिविटी की, तो एक साइंटिस्ट लोगों ने एक बेल्ट बनाने की कोशिश की, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल बेल्ट, पट्टी है। वो इस पट्टी के हिसाब से इन्होंने एक ग्राफ बनाया पहले, ठीक है। इस ग्राफ में इधर डाला भैया Z एटॉमिक नंबर, इधर डाला एटॉमिक मास, ठीक है। अब इन्होंने वन बाय वन सबकी स्टडी करी। इन्होंने अब वो कॉन्सेप्ट हटाया क्या कि भैया तुक्का मार दो n=p, ठीक है, 1 2 मिले n=p कर दो। नहीं भैया, एक एक की स्टडी करेंगे बैठ के हिसाब से, शांति के साथ करी इन्होंने स्टडी। इन्होंने देखा कि जैसे मैं एटॉमिक नंबर 20 पे पहुंचता हूँ, एटॉमिक नंबर 20 पे, मतलब एटॉमिक नंबर 20 पे, तो इधर कहाँ जाना पड़ेगा? 40 पे, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन 40 न्यूट्रॉन। तो देखा गया इन्होंने कि ये लाइन जो बता रही है, इसको मैं 0 to O2 कुछ भी बोल दो, x बोल देता हूँ, ठीक है, x को। तो OX लाइन शोइंग n=p। समझ में आया क्या बोला मैं? OX लाइन शोइंग कि n=p है, मतलब ये क्या है, a क्या है, n+p, तो n+p शुड बी इक्वल टू 2p। ये लाइन शो कर रही है, हटा दो यहाँ से, मतलब ये लाइन शो कर रही है कि n+p शुड बी इक्वल टू 2p। यदि ये सिस्टम फॉलो हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है पॉइंटों में, ऐसा याद रखना, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा है, इफ इट इज हैपनिंग द एटम इज स्टेबल, एटम इज स्टेबल, बट it works only up to कैल्शियम तक ही वर्क करा, Ca तक ही, मतलब 20 तक ही वर्क करा। उसकी बाद भी तो थे भैया एटॉमिक नंबर, तो हाँ या ना, कहाँ तक है बताओ जरा। पीरियोडिक टेबल में कितने एटम्स है मुझे याद नहीं है, 115-14 के आसपास है ना। केमिस्ट्री में पढ़ाता नहीं भाई, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री। ओके, अब आगे क्या देखा गया ना, इसको आगे बढ़ा दो। अब आगे देखा गया कि जो आगे वाली लाइनें थी, आगे वाले जो एटम्स स्टेबल थे, वो इस रेशो पे आ नहीं रहे, फिट वो किसी और रेशो पे जा रहे हैं। वो किस रेशो पे जा रहे हैं? वहाँ पे n=p नहीं है, मतलब n/p यदि मैं बात करूँ तो 1 नहीं है, वहाँ पे n/p 1 से बड़ा है और 1.6 के इक्वल या उससे छोटा है। n/p कितना है? 1 से बड़ा है, लेकिन 1.6 से छोटा है। यदि इस रीजन में बात करें, ठीक है, इस रीजन में बात करने लग जाए, तो जो लाइन आई वो हमें बताई स्टेबल बेल्ट, और वो बेल्ट कहाँ टूट गई, रुक कहाँ गई? बिस्मिथ पे जाके। उसके बाद कोई बेल्ट नहीं, क्यों? उसके बाद कोई स्टेबल एटम नहीं, और कहाँ रुकी? न्यूट्रॉन्स पे, 200 न्यूट्रॉन्स पे।
सॉरी मतलब 200 एटॉमिक मास पे। तो ये जो बेल्ट थी ये और ये यहाँ से सीधी और उसके बाद ऊपर, ये बेल्ट थी स्टेबिलिटी बेल्ट, स्टेबिलिटी बेल्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ई भूल गया मैं, इसमें लिख लेना ये, ओके। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बेल्ट थी। अब चीज़ें देखी गई, बदले गए, चीज़ें बदली और पता चला कि इसके नीचे जो हैं और इसके ऊपर जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। अब आएगा रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। हटा रहा हूँ मैं इसको, बना लो फटाफट। बना लिया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से सुनो। यदि गानों की आवाज़ आ रही है तो मजा ले लेना, और यदि नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखो क्या है, अब आ रही होगी। बहुत तेज आवाज़ के रखी है यार, क्या बोले। चलिए तो बात करते हैं कि अनस्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं लोग फिर। अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, सबको पता है ये दुनिया का नेचर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हमारे से अछूते नहीं हैं, वे भी हमारे जैसे हैं, सब पता चल गया। वहाँ पे भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, उल्टा सीधा सब कांड चल रहा है ना, वहाँ पे भी सब चल रहा है। तो वे भी हमारी तरह ही करते होंगे या हम उनकी तरह करते हैं, क्योंकि वे बहुत पुराने, हम नए हैं। उनका तो वजूद जब से ब्रह्मांड है तब से है, ठीक। तो जैसा वे करते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं। और उनका क्या करना है, उनका करना है स्टेबल होना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। वो रुकना चाहती है, वो ठहरना चाहती है, वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, मिनिमम एनर्जी के साथ शांति से चुपचाप एक कोने में दुबक के। एक इंसान ही है जो स्टेबिलिटी पाने के लिए अनस्टेबल होता है ना। हाँ, उसका 1+ का है ना सिंबल, क्या, नेवर स्टेबल, नहीं सॉरी नेवर सेटल, है ना, ये है नेवर सेटल। तो वही एक इंसान ही है जो स्टेबल, सेटल और रुकने के लिए भी भागता है। ये भी ऐसे ही है, ये भी तो भाग रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या करते हैं कि हर एटम, अनस्टेबल एटम वांट्स टू बी स्टेबल। एवरी अनस्टेबल एटम wants to be stable by releasing some रेडिएशन रिलीज करके अपने अंदर से वो स्टेबल होना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। बाय रिलीजिंग सम रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा, अल्फा और बीटा एंड गामा। या एक काम कर लेते हैं, इन फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एंड गामा रेस, ठीक, या रेडिएशन या EMW, ठीक। क्या बोला मैंने, अनस्टेबल एटम जो भी हैं सारे के सारे स्टेबल होना चाहते हैं, अपने अंदर से एनर्जी निकाल के, रेडिएशन निकाल के अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। वो उस रेशो को पाना चाहते हैं जो रेशो हमने अभी बताया था कि 1 से बड़ा हो और 1.6 से इक्वल या छोटा हो। उस रेशो तक पाएंगे तो मैं स्टेबल हो जाएंगे। एक्चुअली में क्या है, स्टेबिलिटी का राज क्या है, आपको समझाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि भैया बीच में लग रहा है फोर्स। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। ओके यार, कितना मार्कर गिर रहा है आज, 3-4 दिन का एक साथ ही गिर रहा है क्या, ठीक। अब देखो, जहाँ पे दोनों अनस्टेबल होंगे, जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा,
प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स कम होगा, वहाँ पे न्यूक्लियन सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा। सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा वो तो अपने अंदर से कुछ ना कुछ निकालेगा, जैसे न्यूट्रॉन निकालेगा। वो क्या करेगा, अपने अंदर से न्यूट्रॉन निकालेगा ताकि न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, तो वो स्टेबल होने की कोशिश करे। या फिर यदि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो रहा है किसी भी एटम में, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन्स निकालेगा, है ना, और स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि एक प्रोटॉन के निकलने से स्टेबल ना हो, 10 प्रोटॉन निकालने पड़े उसको, तो एक एक करके या दो दो करके अल्फा पार्टिकल बीटा फॉर्म में अल्फा में निकालेगा। ओके, अब एक चीज़ देखी गई, यहाँ पे एक चीज़ आई कि द एटम्स या न्यूक्लिया हैव या हैविंग n by p less than greater than 1.6, 1.6 से जिसका रेशो जो था वो ज़्यादा है, मतलब नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, मतलब एटॉमिक मास जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक। रेडिएट बीटा पार्टिकल्स, वो पार्टिकल बीटा को निकालते हैं, एंड बाई पी हैविंग लेस देन 1.6 या 1, ठीक है, आप जो बोलना चाहो, उससे छोटा है, तो रेडिएट्स अल्फा पार्टिकल, ठीक। मतलब वहाँ पे सीधी सी बात है, प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा हैं न्यूट्रॉन्स के नंबरों से की अपेक्षा। ओके, न्यूट्रॉन्स के नंबरों की अपेक्षा वहाँ पे प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा है, तो ये चीज़ देखी गई। भला मैं बात करने लग जाऊँ अपनी बेल्ट के हिसाब से, ओके, तो ये वाले जो पार्टिकल थे वे अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहे थे विद गामा रेज प्लस गामा रेज, और ये वाले जो थे वे ज़्यादातर बीटा पार्टिकल रिप्लेस कर रहे थे विद गामा रेज, लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ नहीं आ रही थी। हाँ, हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल रिलीज़ करके आदमी ऊपर पहुंच जाए तो वो बीटा रिलीज़ करके फिर स्टेबल होना चाहेगा, लेकिन एक बार में वो अल्फा और बीटा दोनों ही रिलीज़ नहीं करेगा। ओके, समझ में आया? ये चीज़ समझ में आई? क्लियर है? ओके, हटा दें, कहानी हटाओ, हटा रहा हूँ। देखो भाई, ये रेडिएशन उतना आसान नहीं है, ये आँख का दरिया है, डूब के जाने वाली चीज़ है, लेकिन हाँ इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप डूब ना जाओ, ठीक, आप तैर ना पाओ। डूबने नहीं दूंगा आपको, ठीक, होले 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 तैरते तैरते हम चले जाएंगे बाहर। आग का दरिया है तो क्या हुआ, हम भी फौलादी है ना, लोखंडी है हम भी। हाँ, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हमें वैसे एक चीज़ समझनी है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मतलब चीज़ें तो बहुत सारी समझनी है, अल्फा बीटा पर, फिर लॉज ऑफ रेडिएशन, बहुत सारी चीज़ें समझनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम फोकस करते हैं अल्फा पार्टिकल पे। जैसे कि आपके अपने बचपन से पता है, जब आपने चलना सीखा था तब से पता है आपको, ठीक, कि अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। He का न्यूक्लियस है कौन? अल्फा पार्टिकल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है वो He का न्यूक्लियस है, ठीक। अब He का न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली बात है, इसको रिप्रेजेंट He के न्यूक्लियस के हिसाब से करेंगे, ये 2He4 है ना। क्या होता है भाई, न्यूक्लियस में He के क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक मास उसका कितना हो जाएगा, 4, और एटॉमिक नंबर 2, तो आपको पता है ना, सो आपको पता है, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से ही। ओके, क्लियर है? याद रखना कि जैसे ही किसी भी मटेरियल
कोई मटेरियल है, उसमें से निकला कौन भला, अल्फ़ा, अल्फ़ा निकला। अल्फ़ा का मतलब कौन निकला, 2He4। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे Z है, इधर और इधर बैलेंसिंग इक्वेशन होनी चाहिए। और ये आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आती है, बैलेंस करना इक्वेशन को। मान लिया भाई बन जाएगा यहाँ पे। ये समझ में आया कि when alpha particle releases comma atomic number decreases by 2 and atomic mass number decreases by 4। 4 से मास नंबर डिक्रीज होगा, 2 से एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, होना भी चाहिए क्योंकि He का इधर 2 है, इधर 4 है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब समझ में आया, इतनी चीज़ समझ में आई, क्लियर है। आगे बढ़े, यहाँ से देखो, जब न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा तो क्या होगा। यहाँ से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे यूरेनियम का एग्जाम्पल क्या होता है, 92, 30, 237, यही तो होता है ना, ये 238 होता है, 238। यदि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालें, अल्फा पार्टिकल में 2He4 निकालें, तो ये क्या बन जाएगा, थोरियम बन जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 9234। देखो 234 + 4 238, 90 + 2 92। so this is the simplest example of alpha particle, this is the alpha particle। लेकिन अभी हमारी और कुछ चीज़ें हैं, हम और कुछ सोचना चाहते हैं, मैं और कुछ और सोचवाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ ट्राई टू सोचो, है ना। ये कोई आइटम है, ओके, इसमें से कोई टुकड़ा टूट के निकल गया बाहर, इसमें से कोई टुकड़ा टूट के बाहर निकल गया। कैसे निकल गया भाई, कैसे निकल गया, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, वहाँ पे कोई बाहर का फोर्स है ही नहीं, बाह्य बल है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट देयर इन द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, केवल मेरे को इस समय केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन साथ देता है उनसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मेरे को केवल और केवल मतलब किससे है, न्यूक्लियस से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। 2 सेकंड दोगे, हाँ बिल्कुल, कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है बस, चलिए ठीक आ रहा होगा अब, है ना, हाँ ठीक, चलिए। तो मैं क्या बोला कि हाँ, कि जब वो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो ये निकल कैसे गया। और इतनी छोटी चीज़ है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वर्किंग ऑन दिस न्यूक्लियस, ओके। तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगना चाहिए यहाँ पे भैया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी आपको पता है, यहाँ पे मैं अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन के लिए पूरा बेस बना दूंगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना चाहिए। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। देखो, यदि कोई एक्स था ZA का, उसमें से एक 2He4 निकल गया और ये y बन गया Z - 2 A - 4 का, ओके। अब देखो, यहाँ पे बात है कि
जब इससे टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है, हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 है, इट इज़ नॉट मूविंग, सो इसका मोमेंटम भी क्या हो गया, 0 हो गया। मोमेंटम इज ऑल्सो 0 है इसका मोमेंटम। अब यदि मोमेंटम 0 है इसका, लेकिन इसके पास तो कोई वेलोसिटी ज़रूर होगी, v1, इसकी तो वेलोसिटी ज़रूर है ना, तो इसके पास मोमेंटम भी होगा। यदि मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से इसके पास भी मोमेंटम होगा, और कितना होगा, अपोजिट में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको मोमेंटम कितना चाहिए, 0, तो ये होगा। तो P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू 0, या P1 माइनस P2, बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर, बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर, मोमेंटम दोनों के इक्वल होने चाहिए। ये कहानी है, ये सच्चाई है, ये सच्ची कहानी है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है 11th में? नहीं पढ़ा तो अच्छी बात नहीं है। हाँ भाई, आपने बंदूक वाले क्वेश्चन करे होंगे यार, पढ़े होंगे ऐसा, बंदूक वाले क्वेश्चन करे होंगे कि मैंने ठाके बंदूक मारी तो मेरे को भी झटका लगता है ना, आपको पता है। यदि आप में से कोई एनसीसी का होगा तो उसने बंदूक चलाई भी होगी, और यदि कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी ने बंदूक चलाई होगी तो पता होगा उसको कि यदि आप बंदूक चलाते हो तो आपको भी झटका पीछे की तरफ लगता है। ओके, टेक्निक होती है, उसको एब्जॉर्व कर लेगी, लेकिन झटका लगता है। यदि मैं चलाने लगा तो मैं काफ़ी पीछे जाकर गिर सकता हूँ, यदि मैं, क्योंकि मुझे नहीं आती चलाना। ठीक, तो हम पीछे क्यों गए, क्योंकि गोली आगे गई। शुरुआत में गोली बंदूक में सब के सब स्टेशनरी थे, हमारा मोमेंटम क्या था, 0, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगेगा, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने अपना ट्रिगर दबाया, अंदर गया, अंदर का फोर्स अंदर ही लग रहा है। ठीक है, इसमें स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग से जो एनर्जी होती है, रिस्टोरिंग एनर्जी, वो छोड़ देते हैं हम ट्रिगर दबा के, वो फटते से भागती है आगे की तरफ, है ना, तो वो झटका लेगा, क्योंकि पीछे की तरफ लगना जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बनाना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट है कि बाहर से कोई चीज़ नहीं आई है तो अंदर उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए? तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियस पहले स्टेशनरी था, रुका हुआ था आराम से, तो भैया उसमें से कुछ निकलेगा तो जो निकल के बचा उस पर पीछे की तरफ झटका लगेगा, उस पर से पीछे की तरफ झटका लगेगा, तो ये पीछे की तरफ भागेगा, ये इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि M1 V1 शुड बी इक्वल टू M2 V2, है ना भैया। मैंने मान लिया इसका मास M2 है और इसकी वेलोसिटी V2 है, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मुझे बताओ कि कौन बड़ा होना चाहिए, V1 शुड बी ग्रेटर देन V2, या V2 शुड बी ग्रेटर देन V1, या V1 इक्वल टू V2। तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, V2 इज द वेलोसिटी ऑफ Y। ठीक है, ऑब्वियसली बात है V1 बड़ा होना चाहिए, क्यों? V1 शुड बी ग्रेटर देन V2, why? Because the mass of the alpha particle is much lesser than the mass of this Y से बहुत छोटा होगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यदि इसको इक्वल होना है तो वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, वेलोसिटी को बहुत ही ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके वो इक्वल हो पाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखना, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द रिमेनिंग एटम। इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है या कोई भी चीज़ आपके अंदर से रिलीज होगी, आपका मास बहुत ज़्यादा है, आपका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको जो झटका लगेगा वो बहुत हल्का सा लगेगा। ऐसा नहीं है कि गोली 2 किलोमीटर दूर गिरी और आप 5 किलोमीटर दूर जाके गिरे, ऐसा नहीं होगा। आप हल्का सा 20-25 सेंटीमीटर पीछे हो गए, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। यदि आप अनस्टेबल हो गए तो और पीछे गिरोगे जाके, आपको टेक्निक नहीं आती तो और ज़्यादा गिरोगे, लेकिन आपने गोली छोड़ी बंदूक से तो आप ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम पी स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो रहेगी नहीं, क्योंकि कोलिजन जो भी है कोलिजन है यहाँ पे। ओके, तो कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ओके, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वो कंजर्व नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे K1 और K2 की बात कर लेते फिर। M1 V1 स्क्वायर, M2 V2 स्क्वायर। बताओ जरा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहने वाली है, इसको हटा रहा हूँ मैं। ओके, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहने वाली है? ये सब कंसेप्ट हैं, ये सब जेई मेंस में लगने वाले हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे लगेंगे ये कंसेप्ट। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहने वाली है? ऑब्वियसली बात है अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V1 स्क्वायर के। M से ज़्यादा वो V पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके, और V2 तो बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसका स्क्वायर जो है। ठीक, क्लियर? चलिए आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, M1 से मल्टीप्लाई M1 से डिवाइड, कोई दिक्कत? नाउ दिस बिकम P स्क्वायर, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M1, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M1। P तो कांस्टेंट है, P तो दोनों का सेम है, तो P से तो हम बोल नहीं सकते काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी। तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, यहाँ से साफ दिख रहा है, यहाँ से साफ दिख रहा है। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब जिसका मास बड़ा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। क्या बोला मैं? जिसका मास बड़ा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास छोटा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी अब? सर अल्फा पार्टिकल की। हाँ तो भाई मैं भी वही बोला, मैं भी तो वही बोला। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल शुड बी मच लार्जर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई रिमेनिंग पार्टिकल, रिमेनिंग एटम। हो गई ये समझ में आया? चलिए तो आगे का हम देखते हैं कल को। हमारे को कुछ उसके फॉर्मूले भी ड्राइव करने हैं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर थोड़ी सी स्टडी और भी करनी है। फिर बीटा डीके देखेंगे, है ना। अभी अल्फा डीके देखा हमने, बीटा में हम पॉजिटिव बीटा निगेटिव बीटा तब सब देखेंगे, पॉजिट्रॉन्स देखेंगे। ओके, और फिर गामा रेज पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। अभी चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बाकी हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न फिजिक्स में हमने जितना पढ़ लिया है उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में से यही आ रही है, रेडिएशन, एक्सरे, यही आएंगी। ओके, तो भैया ध्यान से पढ़ो, इज्जत के साथ पढ़ो, ओके। और कल मिलते हैं, ठीक है। या देख लेता हूँ मैं, रुको 2 सेकंड देख लेता हूँ कि छोटी वीडियो नहीं होनी चाहिए यार, छोटी वीडियो हो जाती मज़ा नहीं आता। ठीक है, सफिशिएंट है, ओके। तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओ एटम्स के, एटम मैंने पढ़ा दिया आपको, और डुअल नेचर भी पढ़ा दिया, तो उसके क्वेश्चन लगाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन लगाओ। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।